जननी वरदे। लक्ष्मी काली सरस्वती हो तुम वेदों की माता। लक्ष्मी काली सरस्वती हो तुम वेदों की माता। करते ध्यान निरंतर तेरा माता हो सुखदाता। करते ध्यान निरंतर तेरा माता हो सुखदाता। नवल भाव भर दे माँ, नवल भाव भर दे माँ। जग जननी वरदे 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 माँ। जग जननी वरदे। कटुता जड़ता और निराशा तन मन से सब भागे। कटुता जड़ता और निराशा तन मन से सब भागे। आशा और उल्लास प्रखरता नस नस में सब जागे। आशा और उल्लास प्रखरता नस नस में सब जागे। भक्ति भांति भर दे माँ, भक्ति भांति भर दे माँ। जग जननी वरदे 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 माँ। जग जननी वरदे जग जननी वरदे जग जननी वरदे। और अपने मुख्य अतिथि को इस महात्मा गांधी पीजी कॉलेज का कुल गीत जो स्वर्गीय प्रेम नारायण जी ने 2020 में जब 9 फरवरी को पूज्य महाराज जी 50 वर्ष का कार्यक्रम पूर्ण होने पर महाविद्यालय का आए थे तब प्रस्तुत किया था। आज पुनः महात्मा गांधी पीजी कॉलेज का कुल गीत महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं को।
स्वागत का क्रम शुरू हो, हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र, वर्तमान में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं सदस्य विधान परिषद माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जो इसी विद्यालय से उन्होंने बीएससी मैथ्स ग्रुप से अपनी शिक्षा पूरी की थी, वो हमारे बीच में है। उनको मंच पे उनका स्थान भी था। मुझे लगता है कि कुछ त्रुटि हम लोगों से हुई। मैं अनुरोध करूंगा धर्मेंद्र जी से कि कृपया मंच पे आ जाएं, क्योंकि हम लोगों ने अपने पूर्व छात्र के सम्मान के लिए मंच पर स्थान सुरक्षित रखा था। और अब स्वागत के क्रम में मैं सबसे पहले अंग वस्त्र उत्तरीय भेंट के लिए अपने प्रबंधक समिति के अध्यक्ष माननीय गंगा दयाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो महाराज जी को अंग वस्त्र ओढ़ाकर शाल के द्वारा उनका स्वागत और सम्मान करें। कौन भर्ती है? चला की बात देखो, चर्चा में खाली हो गया। बड़े सम्मान के साथ आप बोलें, भारत माता की, भारत माता की। और इसी क्रम में पुष्प भेंट के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप नारायण जी से, जो स्वर्गीय प्रेम नारायण जी के सबसे छोटे भाई हैं। वो एक पुष्प महाराज जी को विद्यालय परिवार की ओर से अर्पित करेंगे। स्वर्गीय प्रेम नारायण जी के जीवन में बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं था। उन्होंने अपनी जो अंतिम वसीयत लिखी उसमें अपनी पूरी संपत्ति अपने पांचों, 2 पुत्रों और 3 पुत्रियों में वितरित बराबर की। यह बहुत बड़ा ज्ञान उन्होंने दिया। मैं अनुरोध करूंगा उनकी सबसे छोटी बेटी ममता नारायण जी से कि एक पुष्प महाराज जी को अर्पित करें। उसी रोड से जाइए, जब कॉलेज से आगे बढ़िएगा तो पूछ लीजिएगा सिकंदर के घर जाना है, तो वहीं बढ़िया कहीं साइड में प्रेम नारायण जी की अपनी बेटी तो नहीं थी, भतीजी थी, मगर उनका ध्यान बेटी और बेटे की तरह रखा। मैं पूर्वी नारायण जी को आमंत्रित करूंगा एक पुष्प गुच्छ के लिए। और फ्लोरिडा से अत्यंत चिकित्सीय मतलब डॉक्टर ने किसी तरह इजाजत दी कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। यह सिर्फ विल पावर था राहुल जी का। राहुल आनंद नारायण उनके सबसे बड़े पुत्र एक पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं। और मेरे ही तरह स्वर्गीय प्रेम नारायण जी के दत्तक पुत्र मैं कहूँगा हरनंदन श्रीवास्तव जी, वो एक पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे हमारे अब मैं अनुरोध करूंगा और अपने इंटर और डिग्री कॉलेज के बच्चों से जोरदार ताली चाहूंगा। अपने विद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का अभिनंदन सदस्य विधान परिषद के रूप में मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी से और अनिल कुमार सिंह जो प्राचार्य हैं कि वो लोग एक पुष्प गुच्छ हमारे विधान परिषद सदस्य और क्षेत्रीय अध्यक्ष। यह सम्मान है पूर्व छात्र का कि आपकी तरफ से पुष्पगुच्छ धर्मेंद्र सिंह जी ने महाराज जी के चरणों में अर्पित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और
अब अंग वस्त्र और फूलों से हमने अपने महाराज जी का स्वागत किया। अब शब्दों की बारी, भाव की बारी। महाराज जी के स्वागत में मैं कुछ कहूँ, उसके पहले मैं आप सभी छात्रों को उस आदर्श चरित्र की ओर ले जाना चाहता हूँ जहाँ से महाराज जी का निर्माण हुआ, और हम लोगों को, आप छात्रों को उस संस्कार को, उस भाव को अंगीकृत अगर आप करेंगे तो हम अपने परिसर में महाराज जी का असली स्वागत कर सकेंगे। बहुत पुरानी बात है, त्रेता युग की कैकेयी, माँ कैकेयी धनुर्धर थी। वो अपने पुत्र भरत और राम दोनों को धनुर्विद्या सिखा रही थी। भरत से उन्होंने एक घने वृक्ष की डाल पर चुपचाप बैठे एक कपोत को कहा कि इसका लक्ष्य साधो। भरत ने भावुक होकर कहा और अपना धनुष नीचे रख दिया कि माँ, किसी का जीवन लेने पर यदि मेरी दक्षता सिद्ध होती है तो मुझे दक्ष नहीं होना है। माँ भरत के भाव को समझ गई। फिर माँ ने, कैकेयी माँ ने अपने अति प्रिय राम से कहा, पुत्र राम, उस कपोत पर अपना लक्ष्य साधो। राम ने क्षण भर नहीं लगाया और उसको भेद कर रख दिया। राम के सधे हुए निशाने के बाद जब माँ और भरत उस कपोत के पास पहुंचे तो कैकेयी ने राम से कहा कि पुत्र, तुम्हें उचित अनुचित पर विचार नहीं किया? तुमने उस पक्षी पर तनिक भी दया नहीं आई? राम ने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो राम ने कहा था, इसे हमारे महाराज जी ने आत्मसात किया है और आप छात्रों को इसे आत्मसात करना होगा। राम ने भोलेपन से कहा, माँ, मेरे लिए जीवन से अधिक महत्वपूर्ण मेरी माँ, पिता और गुरु का निर्देश है। उचित अनुचित का विचार करना माँ, पिता और गुरु का कार्य है। अगर उनका निर्देश है तो मुझे उसका पालन करना होगा। यह हमारे भारत संस्कृत की पराकाष्ठा है। मुझे सौभाग्य मिला, महाराज जी ने दिया अपने विधानसभा चुनाव में मुझे अपना प्रस्तावक बनाकर। जब मैंने आपका फॉर्म देखा तो आपके पिता के नाम के आगे आपके जन्म देने वाले पिता नहीं, बल्कि आपके गुरु सब कुछ परम पूज्य ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी का नाम था। आप सभी जानते हैं कि महाराज जी जब भी गोरखपुर आते हैं और मंदिर परिसर में जाते हैं तो गुरु गोरक्षनाथ जी के दर्शन के बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन परम पूज्य महाराज अवैधनाथ जी का दर्शन और पूजन करते हैं। यह भाव ही वो संस्कार है जो एक युवा जिसका जन्म गढ़वाल क्षेत्र में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, इस नगर में आए, हमारे गुरु गोरक्षनाथ पीठ के उत्तराधिकारी बने, महंत बने, माननीय मुख्यमंत्री बने, और हम सभी को पता है कि एक दिन वो देश के सर्वोच्च पद पर भी पहुंचेंगे। ऐसे अपने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का
इस महात्मा गांधी पीजी कॉलेज परिसर, इंटर कॉलेज परिसर, राम नारायण लाल का परिसर और सामने छात्रावास है महाराज जी, उसके बगल में वो 1914 का हॉस्टल है, जिसके बगल में अति प्राचीन शिव मंदिर स्थापित है। उस शिव की आशीर्वाद जो गुरु रोशनाथ शिव के अवतार माने जाते हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में हम आपका इस परिसर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और ये कामना करते हैं कि आप इस प्रदेश के साथ साथ एक दिन पूरे देश का नेतृत्व करें, ताकि जो आप अपने जीवन का 20 घंटा पूरे प्रशासन को देते हैं, प्रदेश को देते हैं, वो पूरे देश को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपके श्री चरणों में मैं अपना अभिनंदन, आभार और सम्मान प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपने 2012 बैच के छात्र, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का छात्र, जो कक्षा 6 से 12 तक इंटर कॉलेज का छात्र रहा, उसी ने मूर्ति का अनावरण नई तकनीक से, जो शासन के स्तर पे होती है, हम लोगों के विद्यालय के स्तर पे हम लोग डोरी खींचते हैं, उसका लोकार्पण उसने कराया। और अब जो अगला लोकार्पण है राय बहादुर राम गरीब लाल सभागार का, उसके लिए मैं उसे एहतशाम को आमंत्रित करता हूं कि वो लेकर आए और यहाँ से लगभग मैं समझता हूँ 700 मीटर दूर है वो हॉल, उसका अनावरण किया जाए और उसके बारे में वीडियो चलाया जाए। ये यहाँ से बैठे बैठे महाराज जी ने इसका, और अब आप ये वीडियो देखें, यह हाल 1913 में यहाँ के जिलाधिकारी जे.ओ. सिम्पसन साहब ने इसका शिलान्यास किया था। 1914 में यह हॉल बनकर तैयार हुआ। 100 वर्ष बीतने के बाद यह अपनी उम्र खो चुका था। विद्यालय ने 2010 से हर वर्ष बगैर किसी शासन के या किसी निधि के हम लोगों ने बच्चों के सहयोग से धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया और 2020 में हमने इसके निर्माण का कार्य प्रारंभ किया और यह हॉल पूरी तरह सुसज्जित है। और इस हॉल में एकॉस्टिक का कार्य हमारी बेटी श्रुति की कंपनी ने, कंप्रेस एग्रो फाइबर, जो महाराज जी के आशीर्वाद से 2018 में स्टार्टअप में यूपी में पुरस्कृत हुई थी। महाराज जी ने उसे बाद में भी पुरस्कृत किया, जो वर्तमान में इस वक्त वो जर्मनी में, यूरोप में बाजार के विस्तार में लगी हुई है। उसके द्वारा ये पूरे हॉल का एकॉस्टिक किया गया है। अब इसमें ध्वनि शोषण पूरी तरह सुरक्षित है, बॉस का स्पीकर लगा हुआ है और यह हॉल पूरी तरह अब अगले 100 वर्षों के लिए समाज को आज महाराज जी ने लोकार्पित किया है। अगला लोकार्पण महाराज जी से मैं अनुरोध करूंगा, वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद। यह एक अनुभव प्रयोग है। महाराज जी एक बार पुनः यहीं से, यह हमारी लाइब्रेरी थी इंटर कॉलेज की, ये है के.बी. श्रीवास्तव जो हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल रहे थे। और ये अनावरण, मैं इस योजना के बारे में आपको बताना चाहूँगा क्योंकि हमारे बहुत वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं। यह हमारी नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया है। हमारे तीनों विद्यालय, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज में अब 6 एवं 7 पीरियड के स्थान पर 8 पीरियड चलेंगे। एक पीरियड नैतिक शिक्षा का होगा। हम लोगों ने यह जो परिषद गठन किया है,
इसमें 60 वर्ष के ऊपर के महिला और पुरुष इसके सदस्य हो सकते हैं। वो हमारे परिसर में सुबह 10 बजे आएंगे और ये जो परिसर बना है इसमें पूरी तरह वातानुकूलन है, पुस्तकालय है, इंडोर गेम है, उनके बैठने की उत्तम व्यवस्था है, चाय कॉफ़ी की व्यवस्था वहीं पर है। वो लोग आपस में बातें करेंगे, मिलेंगे, अपना बेहतर समय बिताएंगे। उनके दोपहर का भोजन सोसाइटी उपलब्ध कराएगी। इसके सम्मान में वो हमारे इंटर कॉलेज के 70 सेक्शन, डिग्री कॉलेज के 15 सेक्शन और राम नारायण लाल के 12 सेक्शन यानी 97 सेक्शन को प्रतिदिन एक एक पीरियड नैतिक शिक्षा का पढ़ाएंगे। वो क्लास में जाएंगे और 40 मिनट का वो अपने जीवन का अनुभव और अपने जीवन का ज्ञान और नैतिक शिक्षा देंगे। उनको अगर आने जाने में वाहन की दिक्कत है, परिवार में कोई नहीं है, सोसाइटी ने ई रिक्शा की व्यवस्था की है। वो उन्हें घर से लेगी, विद्यालय में लाएगी और फिर उन्हें घर छोड़ेगी। ये परिसर 15 एकड़ का है। इंटर से डिग्री और राम नारायण लाल में जाने के लिए भी उसी ई रिक्शा का प्रयोग वो लोग करेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि जब मेरी सोसाइटी ने यह योजना सोची तो नई शिक्षा नीति में केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी यह निर्णय लिया है कि हम अवकाश प्राप्त लोगों का उपयोग बच्चों के नैतिक शिक्षा में, कौशल विकास में, व्यावसायिक शिक्षा में करेंगे। तो यह अभिनव प्रयोग 1909 में स्थापित सोसाइटी अपने द्वारा आज अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के कर कमलों से लोकार्पित किया है। इसमें बहुत सारे लोगों ने सदस्यता ले ली है और अभी और लोगों का आवेदन यहाँ पर बाकी है। मैं इसमें हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र शिव प्रताप शुक्ल जी ने, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सांसद महोदय ने और बैंक की महिला अधिकारी विभा बनर्जी जी ने, जिनकी बेटियां विदेश में हैं, वो अकेले जाफरा बाजार में रहती हैं, वो 10 से 4 आकर उन बच्चों को ज्ञान देंगे। और अब इस क्रम में अगला जो कार्यक्रम है, जो स्वर्गीय प्रेम नारायण जी की कल्पना थी कि 50 वर्षों की यात्रा में महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के जिन शिक्षकों का अद्भुत योगदान रहा उन्हें हम सम्मानित करें। महाराज जी आए थे फरवरी 2020 में, लेकिन समय का कुछ अभाव था और हम लोगों की तरफ से पूरी तैयारी नहीं हो पाई थी। तो मैं नाम लेना चाहूँगा और उसी के बाद उन लोगों को मंच पे आमंत्रित करूँगा। सबसे पहले महेंद्र मोहन गुप्ता जी, जो कि यहाँ पर प्राणी विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं, अवकाश ग्रहण किए हैं, आते जाएं सभी लोग। डॉक्टर एसपी त्रिपाठी जी उसके बाद पंक्तिबद्ध रहे, जो उसी विभाग के प्राध्यापक रहे हैं। डॉक्टर प्रभाशंकर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सुबोध चंद वर्मा जी, आपके शिक्षकों का सम्मान हो रहा है। आप हर शिक्षक के आने पे जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। त्रिपाठी जी का सम्मान हो रहा है। इसके बाद प्रभाशंकर जी, प्रभाशंकर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सुबोध चंद वर्मा जी फिजिक्स, भाई धर्मेंद्र जी को ये सभी शिक्षक याद आ रहे होंगे जिन्होंने उन्हें, विजय कुमार श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अजय कुमार
जॉर्जी, डॉक्टर सिराज अख्तर वजी, गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप की पहचान और हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, डॉक्टर आनंद प्रकाश, गणित के विद्वान शिक्षक, डॉक्टर गोपाल जी श्रीवास्तव जी, रसायन विभाग और इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य भी रहे, डॉक्टर एस.के. प्रभु जी, और हमारे महाविद्यालय के लाइब्रेरियन ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी। जोरदार तालियां। जहां गुरु का सम्मान हो वहां शिष्य की प्रतिभा का सम्मान अवश्य किया जाता है। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के हाई स्कूल की परीक्षा 2022 में मास्टर शौर्य चौरसिया 600 में 556 अंक प्राप्त किया था इस छात्र ने। जोरदार ताली। और इसी के बराबर अंक हाई स्कूल में विनोद कुमार चौरसिया, राहुल सिंह इंटरमीडिएट में सर्वाधिक अंक राहुल सिंह ने प्राप्त किया था। राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा हाई स्कूल में सान्या गुप्ता, बीएससी तृतीय वर्ष मैथ्स देवयानी देव, गणित वर्ग निकिता राव, होम साइंस प्रिया गुप्ता, एमएससी में पुनीता मौर्य, गणित में और भौतिक विज्ञान में सुषमा शुक्ला, रसायन विज्ञान में तबस्सुम बानो, प्राणी विज्ञान में प्रियंका अग्रही और वनस्पति विज्ञान में श्रेया सिंह। महाराज जी, आपने देखा हमारे पीजी कॉलेज में सर्वाधिक अंक सिर्फ बेटियों ने प्राप्त किया है। 3500 की संख्या कुल हमारी है, उसमें 2200 छात्राएं हैं। जब हमारे पीठ के पीठाधीश्वर प्रदेश के मुखिया हमारे बीच में हो, तो अगर मैं कुछ भिक्षा न मांगूं उनसे तो शायद छात्राओं की ओर से ये अनुचित होगा। महाराज जी, हमारी इच्छा है, प्रबंध समिति की इच्छा है, सोसाइटी की इच्छा है कि इस पूरे जनपद मंडल के सभी जिलों से बेटियां यहाँ पढ़ने के लिए हमारे कॉलेज में आती हैं। एक 200 छात्राओं के रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था अगर शासन के स्तर से की जाए तो यह सोसाइटी और यह पूरा छात्राओं का आभार आपके प्रति होगा। यह एक याचक के रूप में मैं आपके समक्ष अपनी भिक्षा पात्र को रख रहा हूं। और अब इसके बाद वो घड़ी जबकि एक बेटी का अपने पिता के प्रति क्या उद्गार, क्या भाव हो सकता है, वो श्रीमती ममता नारायण प्रस्तुत करेंगी आप लोगों के समक्ष अपने पिता के बारे। आदरणीय योगी जी, कॉलेज और समाज के वरिष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण सभी छात्र और छात्राएं,
जो यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो यहाँ नहीं हैं और जिनके लिए हमारे पिताजी ने तकरीबन 50 वर्ष लगा दिए। आज पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में आप सबके आगमन का हम अपने पांचों भाई बहनों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। खास तौर से आदरणीय योगी जी का, जिनका ये कमिटमेंट था कि हमारे पिताजी की मूर्ति का अनावरण वो करेंगे। ये हमारे पूरे परिवार और इस कॉलेज के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। ये सम्मान सिर्फ हमारे पिताजी के लिए नहीं है, ये सम्मान उन सबके लिए है जिन्होंने हमारे पिताजी का लगभग 50 वर्ष तक साथ दिया इस पूर्वांचल और इस कॉलेज की प्रगति में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी के समाज के प्रति लगाव और समर्पण केवल हमारी स्मृतियों में नहीं है, वो आप इस प्रांगण में देख सकते हैं, हर समाज में देख सकते हैं जिसके वो सदस्य थे। देश विदेश में आज भी उनकी प्रेम और उन्होंने क्या किया है तरह तरह के समाज तरह तरह की संस्थाओं के साथ आज भी जीवित है। सिर्फ कॉलेज ही नहीं, उनका योगदान रोटरी, लॉज, सहयोग, कायस्थ महासभा, धार्मिक, कल्चरल काफ़ी संस्थाओं के साथ था। और हैरानी की बात यह है कि उन सभी संस्थाओं में उन्होंने सबसे ऊंची पदवी प्राप्त की। जिस संस्था में वो जुड़ जाते थे उसमें पूरे लगन के साथ, तन मन के साथ उसमें अपना योगदान देते थे। यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने भी उनका आदर किया था। रोटरी इंटरनेशनल की एक लाइन सर्विस अबव सेल्फ को पिताजी ने शब्दशः जिया है और सिखाया है। सर्विस अबव सेल्फ यानी स्वयं से बढ़कर सेवा, स्वयं से पहले सेवा, इसको उन्होंने जिया है हर पल। उनकी बेटी होने के नाते हमारे लिए उनकी स्वयं से बढ़कर सेवा का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन्होंने विदेश में अपने बच्चों के साथ रहने में इनकार कर दिया, विदेशी नागरिकता इनकार कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको इस पूर्वांचल की सेवा में अपना जीवन लगाना था। और उसके लिए उन्होंने अकेले ही अपनी सभी बच्चों से दूर गोरखपुर में रहने का दृढ़ निश्चय कर लिया और यही उनका अल्टीमेट सैक्रिफाइस था इस पूर्वांचल के लिए। हम बच्चे जब भी फ़ोन करते, हमेशा हमारे पिताजी कॉलेज में किस तरह का रिसर्च लाएं, किस तरह से कॉलेज को मॉडर्नाइज किया जाए, उसी के बारे में बात होती। हमारे बचपन से लेके आज तक हमने पिताजी को या तो कॉलेज के बारे में, या तो पोलियो कैंप्स के बारे में, या तो ब्लाइंड कैंप्स के बारे में ही बात करते सुना। और उसी के कारण हम सब ने ये ठान ली, हम सब भाई बहनों ने ये ठान ली कि दूर से ही सही हमेशा पिताजी का साथ देंगे। उनकी सबसे बड़ी बेटी जो इस समय वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हैं, उनसे पिताजी लगातार ये बात करते रहते कि साइंस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कॉलेज में कैसे लाया जाए। इस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को हम सभी भाई बहनों का यह वादा है कि जिस तरह से हमने अपने पिताजी का दूर से ही सही पूरा साथ दिया एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, आगे भी हम वो साथ देते रहेंगे इस एडमिनिस्ट्रेशन का। अंत इससे करना चाहेंगे, यदि हम पिताजी के जीवन का सार कुछ पंक्तियों में कहें तो वो ये होगा, कितनी भी मुश्किलें हों, चाहे आप अकेले ही हों, शारीरिक तौर से बीमारियां भी रहें, पर हमेशा सत्य का साथ दें, स्वयं से ऊपर सेवा रखें और विश्वास रखें कि शिक्षा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। आदरणीय योगी जी, आज पापा आपके हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहे हैं आपके समर्थ का इस कॉलेज के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमेशा ये बना रहेगा। और हमारे पिताजी, जिनको हम पापा कहते थे, पापा आपके पांचों बच्चों की तरफ से आपको शत शत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि।
यह एक बेटी का उद्गार था। ये सत्य है कि प्रेम नारायण जी ने विदेश की नागरिकता अस्वीकार कर दी, जाने से मना कर दिया। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वह लगभग 91 वर्ष की उम्र उन्होंने जी, उसमें से लगभग 26 वर्ष उन्होंने 90% वो आंखों से नहीं देख पाते थे, लेकिन इस नगर को, प्रशासन को, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो इस तरीके से अपने अनुभव से, समर्पण से उन्होंने रोटरी, लॉज और इस कॉलेज को सींचा, चित्रकूट मंदिर समाज को सींचा। वो यह नगर कभी भी भूल नहीं पाएगा। उनकी जो मूर्ति लगी है उस पे मैंने उनका पूरा जीवन वृत्त और शैक्षणिक योगदान विद्यालय के प्रति दर्ज कराया है कि हम में से बहुत लोग 25-50 साल बाद नहीं होंगे, लेकिन यह विद्यालय रहेगा। और जब भी कोई प्रिंसिपल, कोई प्रबंधक, कोई भी छात्र उस मूर्ति के पास जाएगा तो उसे ये भान होगा कि स्वर्गीय प्रेम नारायण जी क्या शख्सियत थे। और अब मैं उस महान पुरुष को बुलाने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले फिर एक निवेदन सभी छात्र से, हर कोई अपनी जगह पे बैठ जाए, अगर खड़ा है तो सावधान की मुद्रा में रहे। कोई भी बातचीत, अनुशासन की पराकाष्ठा आज आपको उस योग्य शिष्य को दिखानी है जो अनुशासन के, अपने गुरु के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं। अब मैं आशीर्वचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी की प्रतिमा के अनावरण एवं राम गरीबलाल सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष सम्मानीय श्री शिवनारायण श्रीवास्तव जी, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के अध्यक्ष सम्मानीय श्री गंगा दयाल श्रीवास्तव जी, राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज के अध्यक्ष श्री प्रदीप नारायण जी, इस संस्था के पूर्व छात्र और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव श्री मयंकेश्वर नाथ पांडे जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा उपाध्यक्ष एमजी पीजी कॉलेज श्री हरिनंदन लाल श्रीवास्तव जी, प्रबंधक रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज श्रीमती पूर्वी नारायण जी, श्रीमती ममता नारायण जी, राहुल नारायण जी, एमजी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार जी, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी इंटर कॉलेज श्री ओम प्रकाश सिंह जी, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण, इस सोसाइटी के अंतर्गत संचालित तीनों संस्थाओं के सभी प्रबंध समिति के पदाधिकारी, सभी उपस्थित शिक्षकगण और
महात्मा गांधी पीजी कॉलेज और इंटर कॉलेज से जुड़े हुए सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इस संस्था के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण लाल श्रीवास्तव जी को, जिनकी प्रतिमा का आज अनावरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महात्मा गांधी पीजी कॉलेज और नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने पूर्व प्रबंधक की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए आज उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के एक मूर्त स्वरूप को इस संस्थान में स्थापित करके विरासत के प्रति सम्मान का जो भाव व्यक्त किया है वो अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं इसके लिए नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि 1909 में नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 113 वर्ष पहले जिस संस्था ने गोरखपुर में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ योगदान करना है, यह एक संकल्प लिया होगा, स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम भी उसी रूप में आज हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आज रविवार है और रविवार के साथ ही किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का सामान्य कार्य दिवस प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक होता है। रविवार के साथ 4 बजे के बाद अपने संस्थापक और संचालक की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता 11,000 छात्र छात्राओं की उपस्थिति विरासत के प्रति सम्मान के एक उत्कृष्टतम उदाहरण को प्रस्तुत करता है। सचमुच यही भारत है। स्वर्गीय प्रेम नारायण लाल श्रीवास्तव जी के बारे में कौन ऐसा गोरखपुर वासी और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासी होगा जो उनके बारे में न जानता रहा हो। अपनी सहजता, अपनी सहृदयता और सरलता के कारण जिससे भी प्रेम बाबू का संपर्क और संवाद होता था वह उनका हो जाता था। कितना उनके मन में आत्मीयता का भाव होता था और यही कारण रहा है कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज रहा हो या डिग्री कॉलेज, रामनारायण लाल इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज हो या फिर यहां पर अधिवक्ताओं के बीच में कार्य करते हुए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए किए गए उनके प्रयास, गोरखपुर के विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के साथ उनका जुड़ाव एक अलग ही व्यक्तित्व स्वर्गीय प्रेम बाबू का हम सबके सामने प्रस्तुत करता रहा है। आज वे हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनका सहृदयतापूर्ण व्यवहार, आत्मीयतापूर्ण जो व्यवहार था वह आज भी हर व्यक्ति को प्रेरित करता है, एक नई दिशा देता है। और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की उन्नति, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की प्रगति के पीछे भी स्वर्गीय प्रेम बाबू का वह परिश्रम और पुरुषार्थ था कि जिसके पास भी वे गए सहजता के साथ उसे अपना बना लिए।
और देखते ही देखते यह एक प्रतिष्ठित संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश का बन करके इसने शिक्षा के क्षेत्र में अभिनंदनीय कार्य किया और निरंतर आज भी अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यह संस्थान कार्य कर रहा है। यह अत्यंत अभिनंदनीय है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान की सदी के सबसे बड़े महामारी का सामना भी हाल ही में हम लोगों ने किया है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान आपने देखा होगा पूरी दुनिया पस्त थी। अपने समृद्धि के लिए दुनिया पर दादागिरी दिखाने वाले तमाम देश एक अदृश्य वायरस के सामने पस्त होते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी समझ ही में नहीं आ रहा था क्या होना है, कैसे इससे लड़ना है, कैसे इसका प्रबंधन करना है। कहीं ना कहीं कोई खोट जरूर होगा कि हमने चुनौतियों से जूझने के लिए शिक्षा व्यवस्था ने हमारे युवाओं को या ऐसी पीढ़ी को तैयार करने में कहां कोई कमी रह गई हो कि कोरोना के सामने दुनिया पस्त थी, लेकिन दुनिया के सामने भारत अपने आप में एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना देर किए निर्णय लेकर के देश के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सबसे अच्छा माना गया। हर व्यक्ति ने स्वीकार किया कि जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इस संस्थान में ज्यादातर छात्र छात्राएं गोरखपुर महानगर, जनपद, गोरखपुर कमिश्नरी, बस्ती कमिश्नरी और आसपास के जनपदों के ही यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। और हम सब जान रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये सभी जनपद कभी इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी की चपेट में थे। 1 से 15-16 वर्ष तक के आयु तक के बच्चे प्रतिवर्ष इस बीमारी की चपेट में आते थे और समय काल कलवित होते थे। और उसके उपरांत केवल समाचार पत्रों की सुर्खियों तक ये सभी समाचार सीमित रह जाते थे। इंसेफ्लाइटिस के उपचार के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। गोरखपुर के एक सांसद के रूप में सड़क से संसद तक हम लोग अनवरत इस लड़ाई को लड़ते थे, लेकिन इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905-6 में बन गया था और भारत तक पहुंचने में उस वैक्सीन को 100 साल लगे। 100 साल। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी आने के 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन भारत के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवा दिए। और अब तक कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ डोजेस फ्री में भी लगाई जा चुके हैं। यानी यह सरकारों की इच्छा शक्ति जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि तकनीक हो तो तकनीक का उपयोग हम लोग कल्याण के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम तकनीक में कैद होकर के नहीं रह जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की आवश्यकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।
तकनीक आज की आवश्यकता है, लेकिन तकनीक में कैद होकर के हम अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रख सकते। तकनीक का उपयोग तब जब मनुष्य अधिकाधिक संवेदनशील भी बने, और कोरोना वैक्सीन यह सरकार की संवेदनशीलता का ही परिचायक है कि जनता के प्रति अपनी जवाबदेही और संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हुए समय पर वैक्सीन, समय पे उपचार, समय पे टेस्ट और समय पर हर गरीब के लिए फ्री में राशन की सुविधा, यह सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा था और सरकार ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया। जब दुनिया कोरोना महामारी में पस्त थी, तब भारत अपने आप को दुनिया के अंदर एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के उन संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा था। ये संकल्प जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने रखा है, और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज यहां पर नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने अपनी संस्थाओं में रिटायर्ड शिक्षकों को मेंटर के रूप में स्थापित करने के लिए जो एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया है। रिटायर्ड शिक्षक संस्थान में आएंगे, वहां पर रह करके वे इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे, और कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के साथ साथ न केवल अपने अनुभव का बल्कि नैतिक रूप से इन बच्चों को समाज और राष्ट्र के प्रति उनके उत्तरदायित्वों के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, बल्कि उन्हें एक योग्य नागरिक के रूप में किन कर्तव्यों का पालन करना है इसके बारे में भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। एक अभिनव प्रयोग है। मैं नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये समय हम सबको समय के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए सदैव सजग रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। जो भी समय की इस गति को नहीं समझ पाएगा वह बहुत पीछे छूट जाएगा। समय की तेज गति के साथ हमें अपने आप को जोड़ना होगा, हमें अपनी गति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज की आवश्यकता क्या है? अगर हम समय के अनुरूप नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे, उसके अनुरूप अगर हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे, तो हम फिर कोसों दूर रह जाएंगे। हमसे समाज कई आगे निकल जाएगा, और प्रतिस्पर्धा में अगर पिछड़ने का मतलब हम अपने आप को अकेले महसूस कर लेंगे। एकांगीपन जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। हमें एक समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा, और समय के अनुरूप तैयार करने के लिए आज की आवश्यकता क्या है? सरकार ने इस संबंध में बहुत सारे निर्णय लिए, और मैं अक्सर जब किसी शिक्षण संस्थान में जाता हूं कुछ मुद्दों पर जरूर बात करता हूं। एक, आखिर हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं समाज से और सरकार की नीतियों से निरपेक्ष क्यों हो गई? जिस समाज ने हमें जीने के लिए उचित माहौल दिया है, क्या उस समाज के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है? हर व्यक्ति का दायित्व है। हमारे निर्माण में केवल मेरी व्यक्तिगत मेहनत ही या मेरे परिवार की मेहनत ही सहायक नहीं है, इसमें पूरे समाज का कंट्रीब्यूशन है, हर एक का योगदान है, तब एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और फिर वह लोक कल्याण राष्ट्र कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर पाता है। समाज के प्रति उन उत्तरदायित्वों को समझने का प्रयास, एक छात्र जब आगे बढ़ता है
योग्य नागरिक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए आगे बढ़ता है। उनके माता पिता, उनके शिक्षक का योगदान होगा, लेकिन साथ साथ समाज का भी उस पर एक ऋण है। उस ऋण से वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता और इसलिए समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझना। दूसरा, शासन की नीतियों के साथ अपने आप को जोड़ना। शासन की नीतियों के साथ कि केंद्र और राज्य सरकार ने कौन से ऐसे कार्यक्रम युवाओं के लिए दिए हैं, समाज के अलग अलग तबके के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको लागू करने से किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का और समाज के जीवन में व्यापक परिवर्तन का हम कारण बन सकते हैं। युवाओं के लिए ही अगर हम देखें, ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हर एक छात्र अपनी रुचि के अनुरूप कार्यक्रम को तय कर सकता है और अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को उसके अनुरूप ढाल करके अपने आर्थिक स्वावलंबन का आधार भी स्वयं तैयार कर सकता है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो या प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या प्रधानमंत्री डिजिटल योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो या फिर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो या वे तमाम प्रकार की योजनाएं जो युवाओं को एक आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय की योजना, स्वामी विवेकानंद तकनीकी सशक्तिकरण की योजना और भी अन्य अनेक योजनाएं हैं, जिन योजनाओं की जानकारी हर छात्र छात्रा के पास अगर रहेगी तो वह अपने आप को, अगर कहीं उसे लगता है कि उसे स्वयं अपने पैरों पर आर्थिक रूप से खड़ा होकर के स्वावलंबन की ओर अग्रसर होना है, तो ये सभी योजनाएं उसके लिए अत्यंत सहायक हो सकती हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं इन सब से अपने आप को दूर कर लेती हैं और अंततः वह छात्र छात्रा उससे वंचित रह जाता है। अपनी डिग्री लेने के बाद वह भटकता है, मुझे अब क्या करना है। यह प्रशिक्षण हमें उसकी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के दौरान ही उपलब्ध कराना पड़ेगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके लिए एक आपको उचित मंच प्रदान कर रहा है। एक साथ आपको ये सुविधा होगी कि आप अपनी शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी उस प्रकार के मंच को उपलब्ध करा सकते हैं और उस प्रकार का रास्ता चिन्हित कर सकते हैं जिसमें माँ बाप के ऊपर ही आश्रित होने की बजाय हर छात्र और छात्रा स्वयं में अपने आप को सक्षम और तकनीक से युक्त भी बना सकता है। सरकार ने इसी दिशा से अपने एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, अभ्युदय कोचिंग की सुविधा। मुझे याद है कोरोना कालखंड में जब उत्तर प्रदेश के हजारों युवा अन्य प्रदेशों में फंस गए थे, कोचिंग लेने के लिए गए, यहां लॉकडाउन की घोषणा हो गई। अब परिवार में इस बात की चिंता हो गई कि वो बच्चे आएंगे कैसे। मैंने संबंधित राज्य सरकारों से बातचीत की, वे तैयार नहीं थे। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो मैं अपनी बसेज भेज रहा हूं, आप हमारी बसेज को रोकेंगे नहीं। और फिर मुझे उत्तर प्रदेश से एक साथ 500 बसेज भेजनी पड़ी थी उन राज्यों में और वहां से उन बच्चों को सुरक्षित लेके आना पड़ा था। परिवारों को राहत महसूस हुई थी, लेकिन एक चैलेंज हम सबके सामने था कि बच्चे, कोई नीट की तैयारी करने के लिए गया है, कोई आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए गया है, कोई एनडीए की तैयारी के लिए वहां कोचिंग ले रहा था, कोई राज्य के पीसीएस की सर्विस के लिए और कोई यूपीएससी की सर्विस के लिए वहां पर अपनी तैयारी करने के लिए गया था। अलग अलग क्षेत्र के कोई बैंकिंग पीओ के लिए गया था। इस सुविधा को हम उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा लें
और इसमें कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हम इसको उपलब्ध करवाएंगे। जब इस पर कार्यवाही प्रारंभ हुई तो उसी क्रम में सरकार ने तय किया कि हम मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की योजना शुरू करेंगे, जो निःशुल्क होगी हर छात्र के लिए, हर छात्रा के लिए, और इसमें दोनों सुविधाएं हम देंगे। एक, कोचिंग के साथ जुड़ेंगे वे लोग जिन्होंने स्वयं इस फील्ड में सफलता प्राप्त की है, और दूसरा, इस फील्ड में सफलता प्राप्त करने के साथ ही इसे हम फिजिकली भी देंगे और वर्चुअली भी व्यवस्था देंगे। आज आप देख रहे होंगे लाखों युवा उत्तर प्रदेश की अभ्युदय कोचिंग की सुविधा के साथ जुड़े हुए हैं, और जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उन्हें हम लोग प्रदेश के अंदर टैबलेट भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश इस बात के लिए गौरव की अनुभूति कर सकता है कि उत्तर प्रदेश ने सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के साथ ही सबसे ऊर्जावान और प्रतिभावान युवा भी उत्तर प्रदेश के पास है, और मुझे उत्तर प्रदेश के अपने युवाओं पर गौरव की अनुभूति होती है। देश के अंदर कहीं मैं जाता हूं, दुनिया के अंदर कहीं भी मैं जाता हूं, मुझे उत्तर प्रदेश का युवा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखाई देता है, मेहनत करते हुए दिखाई देता है, और उत्तर प्रदेश के प्रति आत्मीयता का भाव रखते हुए दिखाई देता है। जब भी मैंने उससे आह्वान किया यूपी के बारे में, वह बढ़ चढ़ करके आगे आकर के उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान देने के लिए उत्सुक दिखाई देता है। तो हमारा यह उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान युवा है, जो कॉलेजेस में अध्ययन कर रहा है, विश्वविद्यालय में, तकनीकी संस्थानों में, मेडिकल के संस्थानों में अध्ययन कर रहा है, इस युवा को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए भी राज्य सरकार कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। इस दृष्टि से हम लोगों ने एक अभिनव योजना प्रदेश के अंदर चलाई है कि हर स्नातक और परास्नातक छात्र अथवा छात्रा को हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन की सुविधा से युक्त करेंगे, और इसमें अब तक हम 15 लाख युवाओं को इस सुविधा दे चुके हैं। आगामी 5 वर्ष में 2 करोड़ युवाओं को इस सुविधा से जोड़ने के कार्यक्रम के साथ सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है। इन्फोसिस जैसी संस्थाओं को हमने इसके साथ जोड़ा है कि वो प्रोग्राम दें। आप एक साथ अपने कॉलेज में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके, दुनिया के किसी भी लाइब्रेरी में किसी भी विषय से संबंधित कौन सा पाठ्यक्रम वहां पे संचालित हो रहा है, इसको देख सकते हैं और उससे अपना ज्ञानार्जन भी कर सकते हैं। ये सुविधा राज्य सरकार आपको उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रही है, और ये कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं अपने सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, हम समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करें, और ये हमारा सौभाग्य है कि महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की स्थापना हुई थी 1969 में, जब ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी महोत्सव को पूरे हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर रहा था। 1969 और 1969 में महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की स्थापना होती है। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज गोरखपुर का एक प्रतिष्ठित पीजी कॉलेज बना, जिसने साइंस बैकग्राउंड के लिए एक मजबूत आधारशिला यहां पर रखी, और देखते ही देखते यहां से हजारों की संख्या में अच्छे साइंस ग्रेजुएट, साइंस प्रास्नातक यहां से गए, और देश और दुनिया के अंदर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाओं के माध्यम से न केवल कॉलेज को बल्कि गोरखपुर और उत्तर प्रदेश को भी एक प्रतिष्ठा दिलाने में अपना योगदान दिया। और यह वर्ष हम सबके लिए सौभाग्यशाली है कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य पर्व पर 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने
लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को अपने संबोधन में देश के नागरिकों का आह्वान किया। आह्वान इस बात को लेकर करते हुए उन्होंने पंच प्रण के साथ देश को जोड़ने के लिए कहा कि पंच प्रण हमारे संकल्प के हिस्से होने चाहिए। ये पंच प्रण इस बात को लेकर के कि जब देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय हमें कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत चाहिए। एक सक्षम और समर्थ भारत चाहिए। दुनिया के अंदर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ भारत चाहिए। एक ऐसा भारत चाहिए जो दुनिया को नेतृत्व देते हुए दिखाई देना चाहिए, जो दुनिया के पीछे भागने वाला नहीं, जिसके पीछे दुनिया भागती हुई दिखाई दे। इस प्रकार का भारत हमें चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हमारा युवा अगर खड़ा हो जाए, समाज जीवन का प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो जाए, हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे, एक सक्षम और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। ये केवल सरकार का दायित्व नहीं, हर भारतवासी की जिम्मेदारी बनती है। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और इस दिशा में हमारा प्रयास अगर आगे बढ़ता है तो ये नए भारत की नई तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। राम गरीबलाल जी ने 1909 में 12-15 एकड़ लैंड गोरखपुर महानगर के बीच में दी। तब नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना होती है। 1909, कल्पना करिए, देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, आजादी की सुगबुगाहट चल रही थी। 1909 में नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना होती है। उसके 12-13 वर्ष के बाद 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना घटित होती है। 1942 में डोहरिया की घटना घटित होती है और 1947 में देश आजाद होता है। आप देख सकते हैं कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। शिक्षा उस समय के महापुरुषों के लिए कितना महत्वपूर्ण था। वे जानते थे किसी भी सशक्त और समर्थ राष्ट्र की आधारशिला है शिक्षा, उसके सर्वांगीण विकास की नींव है शिक्षा। शिक्षा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और उस देश से सक्षम बनाने के लिए गोरखपुर और आसपास के सभी छात्र छात्राओं को यहां पर उत्तम शिक्षा प्राप्त हो सके, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना होती है। और नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी विगत 113 वर्षों से निरंतर अपने संस्थापकों के मार्गदर्शन में और अपने संचालकों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज जीवन के शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ता हुआ आज यहाँ पर न केवल अपने संस्थापक स्वर्गीय राम गरीबलाल जी की स्मृति को तरोताजा बनाए रखने के लिए एक नए सेंटर को जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित होती है तो उस महापुरुष के नाम पर एक केंद्र यहाँ पर संचालित होने लगता है। और साथ साथ जिन्होंने 50 वर्षों तक इस संस्थान को नेतृत्व, एक यशस्वी नेतृत्व दिया, एक नई ऊंचाइयां दी। स्वर्गीय प्रेम बाबू की मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम उनकी स्मृतियों को तरोताजा करते हुए इस संस्थान को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ पर नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने जो प्रस्ताव मेरे सामने रखे हैं वे उचित प्रस्ताव मुझे दे देंगे तो हम लोग उस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से स्वर्गीय प्रेम बाबू की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक शिक्षाविद होते हुए, आप सोचिए प्रेम बाबू 91 वर्ष की आयु जिए। अपने समय में उन्होंने MSc LLB की थी, यहाँ के प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे, एक शिक्षाविद भी थे, इस संस्थान के संचालक प्रबंधक भी थे और साथ साथ
उन्होंने अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ जुड़ करके गोरखपुर को सदैव विकास के पथ पर अग्रसर करने का जो सपना देखा था, आज वो सपना साकार हो रहा है। मैं इस अवसर पर उस महामानव को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महाविद्यालय परिवार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार करते हुए राष्ट्र को योग्य और सक्षम नागरिक देने में सफल होगा, इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अपने स्थान पे खड़े होकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री